तो अभी तक का जो हमारा लेक्चर था वो क्या था, नॉर्मल लेक्चर था। हमने रिवाइज कराया था 9th का कंसेप्ट, 10th का कंसेप्ट, 11th का कंसेप्ट रिवाइज कराया। अभी जो हमारा मेन है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्लास 12 सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से। इस पे 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के और काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है, मीनिंग समझाना है आपको। कंडीशनल का मीनिंग क्या है, आ रहा है कि समझ में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि जैसे कॉइन को आप टॉस करते हो, आ रहा है समझ में। कॉइन को टॉस करते हो तो पहली बार जब टॉस करते हो तो क्या आता है, हेड आता है। सेकेंड बार भी टॉस करोगे तो हमको मालूम ही नहीं है, मतलब फर्स्ट से कोई उसका लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एक बॉक्स है, यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी आपने क्या किया है, रेड बॉल, एक व्हाइट डाल दिया, आ रहा समझे। ये यहाँ पे येलो बॉल है। तो अगर येलो बॉल को आपने पिक कर लिया है, अगर येलो बॉल को पिक करके हटा दिया तो दूसरी बार जब निकालोगे तो फर्स्ट टाइम में आपका इसको आपने बाहर कर दिया है, तो रिमेनिंग क्या बचा है, रिमेनिंग आपका ये जो बॉल है ये बचा है और एक व्हाइट वाला बचा है। तो पहले में अगर इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना था तो कितना होता था हमारे पास, 1/3। आ रहा समझ में। मतलब to find the probability of getting this pink ball is 1/3 मीन्स कुछ भी हमको आइडिया नहीं है। जब आप बैग में हाथ लगाओगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमने यहां से आउट कर दिया है जो येलो बॉल था, तो हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/2। ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारा, हाफ हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, फर्क आ गया हमारा। फर्क कैसे आया, सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स दिस प्रोबेबिलिटी इज डिपेंडिंग ऑन दिस प्रोबेबिलिटी। मतलब जो फर्स्ट इवेंट था उस पर डिपेंड हो रहा है। आ रहा है कि समझ में। if two events are given, if probability of getting anything that is depending on the other event, so that is called conditional probability। conditional probability का मीनिंग क्या है, अगर ऐसे दिया हुआ है आपके पास A और ऐसे दिया हुआ है तो आप कैसे लिखते हो, यहाँ पे देखो A occurs मीन्स A के बारे में कर रहे हैं। when B is given मीन्स फर्स्ट B occurs, फर्स्ट B occurs हुआ था और फिर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, A occurs के बारे में निकाल रहे हैं। A occurs after occurrence of B, यहाँ पे देखो B occurs after occurrence of A, फर्स्ट A occurs B और given A मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है, यहाँ पे नोट डाउन भी करना है आप लोगों को, अगर ऐसे कोई पूछ दिया तो हाउ टू रीड। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हाउ टू रीड, यस और नो, हाउ टू रीड probability of getting A, probability of getting A when B has already occurred, yes or no, probability of getting A when B has already occurred। आ रहा समझ में। उसी का यहाँ पे लिखा हुआ था A occurs after occurrence of B, मतलब फर्स्ट B occurs, यस और नो। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट B has occurred then probability of getting A, so this is called conditional probability। यहाँ पे one condition is given। अब डाइस को 50 बार नहीं 5 लाख टाइम्स थ्रो कर दो, कोई फर्क नहीं है, दैट इज नॉट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वही, क्योंकि एक बार डाइस को थ्रो करते हो तब भी 1/6 है, 1 आने का या 2 आने का, और 10,000 बार टाइम्स करोगे वही आएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अगर इवेंट हो रहा है तो दूसरे पे इफेक्ट आ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, P B A, तो इसको रीड कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting B when A has already occurred,
Yes or no? When A has already occurred. Probability of getting A when B has already occurred. Here probability of getting B when A has already occurred. So this is called conditional probability. Next question is how to calculate. Questions हमारे किस टाइप के रहेंगे तो वो देखना है हम लोग को। एनी डाउट, किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे, किसी को भी कुछ डाउट है तो यस, किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट इज, जैसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको, ये फॉर्मूले लर्न करना है। अगर आपने ऐसे भी लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर लिखना है व्हेन ऐसे लिखना है। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं एनसीईआरटी का ही। यस, ये सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछा भी हुआ है, तो एक क्वेश्चन की नोट डाउन करता हूं। इफ पी इक्वल टू 0.40, पीएफ इक्वल टू 0.35, पीयूएफ जब भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला ही लिखना है आपको। क्वेश्चंस में हमने पहले ही बताया था कि गिवन ये सब लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब ना, तो आप जान चुके हो, लेकिन आना भी चाहिए हमको सॉल्व करने, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। So first of all we have to write given. So these are the given things. PE equal to 0.40, PF equal to 0.35, 0.35, PUF 0.55. To find P probability of getting E when F has already occurred. तो आप क्या लिखते हो, PE सेक्शन F अपॉन PF। तो यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास, हमारे पास ये है और PF का जरूरत है हमको। यस और नो? सो हाउ टू फाइंड PE यूनियन F इक्वल टू PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। नेक्स्ट इज दिस इज गिवन 0.55, P is 0.40, PF is 0.35 minus this. ये आगे। अब जो भी आपने यहाँ पे सॉल्व किया है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 0.20 और आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। कैंसिल हो गया, 4 5 गया, 7 5 गया, सो 4/7 इज द आंसर। यस, किसी को भी कुछ अगर डाउट्स आ रहा है, थोड़ा सा भी कुछ डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हो। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, हमने 2 फॉर्मूला लिखा और हमने क्या बोला कि जस्ट यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। मैंने मीनिंग भी सिखाया, हाउ टू रीड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। सो जो नीचे है उसको बॉटम में ही रहने दो, जो बॉटम में है बॉटम में रहने दो, और दोनों का क्या लेते हो, इंटरसेक्शन। देखो आप दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन। सो दिस इज द क्वेश्चन। P is given 0.40, PF is given 0.35, PE union F is given 0.55.
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हमने एक गिवन लिख दिया हर चीज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई व्हेन एफ हैज अकर्ड यहाँ पे लिखा हमने। यस, किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। यस, तन्वी, अद्वित, आरव, ऋषा। यस, सो फास्ट नोट डाउन करो क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले अभी हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ A and B are any two events of a sample space and F is an event of S such that PF is not equal to 0. So PA union B when F has already occurred. इसका मीनिंग क्या है? When A has already occurred means यहाँ पे F दिया हुआ है। Yes or no? So P A के बदले में ऐसे लिखेंगे हम, B ऐसे लिखो, और जैसे आप इंटरसेक्शन में देते हो वैसे लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है आपको। So if A and B are disjoint events, disjoint का मीनिंग क्या होता है? Intersection will be 0. Means यहाँ पे जो ये वैल्यू आता था that will be 0. इसलिए डायरेक्टली you can write this thing. पहले जो हमने सिखाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A when B has already occurred. अब यहाँ पे क्या है? When probability of getting not A when B has already occurred. तो 1 minus this. It means you can write equal to 1. Anybody has any doubt? किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। यस, तो नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके एग्जांपल 1 से एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी सिंपल क्वेश्चन है। इफ PA is given 7/13, PB is given 9/13 and PA intersection B is given 4/13. Evaluate क्या इवेल्युएट करना है आपको? कि A by B आप पढ़ते हो, लेकिन आप ऑनेस्टली कैसे पढ़ोगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A when B has already occurred. So this thing you have to find. So फटाफट आप लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। यस, हाउ टू सॉल्व? फर्स्ट सॉल्व करना है आप लोगों को और आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? गिवन लिखना है। आ रहा है समझ में? हाउ टू सॉल्व, सबसे पहले लिख दो आप गिवन, कोई दिक्कत नहीं, क्या फाइंड करना है, और जस्ट यू कैन राइट फॉर्मूला। यहाँ पे तो हर चीज दिया हुआ है आपको, कुछ भी फाइंड नहीं करना पड़ा आपको एक्स्ट्रा। 4/9 इज द आंसर। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन लेता हूं जो एस चंद से ही आईएससी का जो बुक है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन तो हर जगह सेम ही रहते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ फेयर इज world, consider events E which is equal to 135 F 23 and
स्टार्टिंग में ही काफी स्लोली पढ़ रहे हैं हम लोग कि लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइन, यू कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग। मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ लेकिन आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। यस, सो दिस इज ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है आपके बुक से एग्जांपल, और बाकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यस, सो कंसेप्ट हमारे पास इतना ही था, अभी आपको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट सॉल्विंग। यस, सॉल्व हुआ क्या आप लोगों से? सबसे पहले फर्स्ट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला। जैसे चाय बनाना है तो हम लोग चाय पत्ती दूध रखते हैं ना पहले से, शक्कर भी रखते हैं, शुगर भी, आ रहा समझ में? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया। अभी हमारे पास क्या है? ये पीएफ है, ऐसे रहना चाहिए। तो कैसे फाइंड करोगे बताओ आप लोग? यस, तो क्या आएगा बताओ, कैसे निकालोगे आप? 1/4 है। क्या क्या है? 1/4 कैसे आएगा बताओ? कैसे निकालोगे आप लोग बताओ आप लोग? यस, यहां पे देखो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे E दिया हुआ है हमारे पास 135, F दिया हुआ है 23। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है आपके पास? 3 कॉमन है, लिख दिया। आ रहा समझ में? अब जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो कैसे निकालोगे आप? आ रहा समझ में? टोटल सैंपल स्पेस is very important in this question of fair dice is rolled, ऐसा लिख सकते हो। आ रहा समझ में? तो सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6। yes or no? Sample space will be 1 2 3 4 5 6। so how to find probability? जैसे P of EF निकालना होगा आपको, so you have to, this is 1 and how to find this is 1 and this you have to also divide by total number of sample space, that is 6। so 1/6 is this। यहाँ PF फाइंड करना है। PF कितना है? 2 है। तो कैसे फाइंड करोगे आप? 2/6। so आंसर विल बी 1/2। यस, किसी को डाउट है क्या इसमें बताओ आप लोग? यस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? जैसे जब भी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आप क्या करते हो? सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हो। यहाँ पे क्या था? 1 था एंड सैंपल स्पेस इज NS। जैसे E इंटरसेक्शन ऑफ F when divided by sample space, so it becomes this। ये होता है हमारे पास। तो ये कितना है? 1 है, 1 and total number of sample space are 6। so directly we have to substitute here and then we will get the answer 1/2। यस, किसी को इसमें डाउट है क्या बताओ आप लोग?
किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। तन्वी, किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। यस, आ रहा हो? यस पदे, नीलिजा, यस। सेकेंड में कैसे है, जस्ट हमको फॉर्मूला चेंज करना है, मतलब पी एफ और जो ई है, सो फर्स्ट ऊपर जो है हमारा सेमी रहने वाला है, नीचे आपको पी ऑफ ई लिखना है। ई कितना है देखो, आप 3/6 लिखोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालोगे, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3/6 दैट इज 1/2। अब आपने यहाँ पे 1/2 लिखा, यहाँ पे 1/6 एक्चुअली, और नीचे 1/2, तो आंसर कितना आने वाला है देखो 1/3। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, बताओ आप लोग। यस, सेकेंड इज 1/3। सो हमने ये फर्स्ट का आंसर कंप्लीट कर दिया है। यस, तन्वी कुछ डाउट है क्या, आ रहा हो? रिसा, यस। तो फर्स्ट नोट डाउन करो आप लोग। तो सबसे पहले अब कैसे है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E व्हेन G हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो जो जो हमको फाइंड करना है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन G हैज अकर्ड, तो सबसे पहले यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला। इसलिए जो हमारे पास डाटा था उसका जरूरत पड़ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको। E क्या था हमारे पास 135, हमारे पास F क्या है 2 और 3, G क्या है 2 3 4 5, ऐसे दिए हुए। आ रहा समझ में? तो E और G दोनों में कैसे, N ऑफ E और G आपको निकालना है। तो क्या निकालोगे, 1 3, 1 तो नहीं है, 3 और 5 है, ठीक है। NS क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, दैट इज द सैंपल स्पेस। सो क्या लिखते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्या लिखोगे आप 2/6, सो दैट इज 1/3। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया प्रोबेबिलिटी, सो 1/3। और पीजी को क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो आप, दैट विल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एनजी कितना है 4, एनएस कितना आ गया 6। यहाँ पे एक्चुअली एन नहीं लिखना है, क्योंकि एन लिखने पे डायरेक्टली 2 लिखो आप, यहाँ पे 6 लिखो। तो यहाँ पे 4/6, सो 4/6 विल बी 2 से करोगे तो 1/2 विल बी द आंसर। यस, तो हमने सेकंड भी काफी इजीली सॉल्व कर दिया। कुछ डाउट है तो बता सकते हो आप लोग। सेकंड भी काफी इजीली हमने सॉल्व कर दिया है। ये रहा हमारा सेकंड का आंसर। अब हमने सेकंड भी सॉल्व कर दिया है। पी जी ऑफ ई करना है हमको, देख रहे हो ना, इसी का पार्ट है पी जी ऑफ ई। सो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, ये तो कॉमन ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है, जो भी एनी है। यहाँ पे एनी क्या है, एनी इज 3 और एनएस तो है ही हमारे पास। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 3/6, दैट इज 1/2। सो जस्ट यू हैव टू राइट, यहाँ पे आपने क्या लिखा था 1/3 और यहाँ पे 1/2 लिख रहे हो, तो आंसर विल बी 2/3। यस, किसी को आंसर है आ रहा है क्या समझ में, 2/3 इज द आंसर। सो हमने काफी आसानी से हमने सेकेंड भी पूरा सॉल्व कर लिया। आ रहा है समझ में, काफी आसानी से हमने सेकेंड भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इज यूएफजी। ऐसा दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, पी ई कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले यू और एफ का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग, नहीं, हम लोग यूनियन निकालना है। ई और एफ का यूनियन क्या होगा, देखो आप यहाँ पे दोनों का यूनियन निकालोगे तो 1 2 3 5 आ रहा है समझ में। मीन्स यू और एफ साइड में रखना है
और इंटरसेक्शन ऑफ जी, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिखना है। जी क्या है, 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या लिखोगे, 4/6, 6 से डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, और यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ जी लिखना है। तो इंटरसेक्शन ऑफ जी क्या आ रहा है, देखो 2 3 यहाँ पर आ रहा है, 2 3 और 5, 2 3 5, 3/6, सो दिस विल बी 3/6, और पीजी में क्या लिखा, 4/6, कैंसल, सो आंसर इज 3/4। यस, किसी को डाउट है क्या इसमें, बोल सकते हो आप लोग, किसी को भी कुछ डाउट है बोल सकते हो। यस, व्हेन n is given, so n is divided by ns, that is p। कैसे कन्वर्ट करना है हम लोग को, जो भी नंबर ऑफ ई इवेंट है उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, सो दैट इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई। यस, तन्वी कुछ डाउट है क्या, आरव, अद्वितीय रोले, हर्षल, यस, किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं आप लोग। तन्वी कुछ डाउट है क्या, यस, महेश्वरी, कुछ भी किसी को डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस केवल हार्ड ही नहीं आते एग्जाम में। फोर्थ हमारा क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ, और यहाँ पे क्या था, जी था, तो आप क्या लिखोगे, पी एफ, और इसका भी इंटरसेक्शन ही आ गया, पी ऑफ जी, तो नीचे इसका इंटरसेक्शन लेना है ई एफ जी का। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, मुझे तो केवल 3 दिख रहा है, आपको कुछ अलग दिख रहा है तो बोलो आप, केवल 3 दिख रहा है, तो मीन्स कितना आ गया, 1 आ गया। इसको डिवाइड करोगे, जैसे अगर आप n निकाल रहे हो, n, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ आपके लिए, अगर n निकाल रहे हो आप, n e f g, एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है, मीन्स 1 आ रहा है। जैसे ही हमने n e f g को डिवाइड किया ns से, तो क्या आ गया, 1/6 आ गया, तो हमने 1/6 लिख दिया, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हो गया हमारा, यही तो प्रोबेबिलिटी है हमारा। और pg इज 4/6, तो आंसर क्या आ गया, 1/4। किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। यस, किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। यस, तो आईएससी बोर्ड वाले को सॉल्व करना है 18B। क्वेश्चन दोनों में लगभग सभी है, बाकी एनसीईआरटी वालों को एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करना है, फुल सॉल्व करके आना है। अगर सॉल्व किया आप ही का फायदा होने वाला है। तो यहीं पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन कराया है, जो भी हमने कराया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कराया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। यहां से आज का हमारा कहानी स्टार्ट था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हाउ टू रीड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ऐसा लिखा था। फिर हमने कैसा इस एनोटेशन में सिखाया था कि फर्स्ट बी ऑकर्स, उसके बाद ए ऑकर्स हो रहा है, यस और नो। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग टाइम पे ज्वाइन करो आराम समझ में, क्योंकि डेली जो कंसेप्ट सिखाऊंगा एक साइड हो जाएगा, और ऐसे करके आप लोग कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग लीव कर सकते हो। जय हिंद, गुड नाइट। किसी को अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो रुक के।